नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। टैली प्राइम के कंप्लीट कोर्स की क्लास 3 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप बिगिनर हैं और टैली को पहली बार सीख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कंपनी क्रिएशन के टाइम पे टैली का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप यही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये आ गए हैं हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, और जैसा कि आपको बताया था तो ये आप देख सकते हैं कि ये टैली प्राइम का लोगो यहाँ पे आ चुका है, शॉर्टकट बन चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद हम अपना सिलेक्ट करेंगे कि भाई हमें किस मोड में चलाना है, एजुकेशनल मोड में चलाना है या लाइसेंस हमने ख़रीदना है नया। देखो ये रहा, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क पे लाइसेंस पड़ा हुआ है, आपने पहले खरीद रखा है और सर्वर पे है, तो आप उस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी परचेज्ड है लाइसेंस, आपके पास उसके आईडी पासवर्ड है, तो आप यहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपको नया लाइसेंस ख़रीदना है तो आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसको एजुकेशनल मोड में दिखा रहा हूँ। एजुकेशनल में भी लगभग वैसा ही चलता है, बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। उनको कंपनी क्रिएट करनी है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से आप इसको ऊपर लेके आइए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, इस पे एंटर कीजिए। यहाँ पे एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करनी है कंपनी क्रिएट, अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, SIMPLI, अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। अगला आता है यहाँ पे मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस में जो आपका एड्रेस होगा आप वो डाल सकते हैं। सेक्टर 55 नोएडा, आपका कोई भी सेक्टर पड़ता हो, सेक्टर 62, 63, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड वगैरह डाल दीजिए। फुल डिटेल यहाँ पे आपको डालने का ऑप्शन है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट यहाँ पे आ गई उत्तर प्रदेश, आप कुछ भी डाल सकते हैं। पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पर 201 301। टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे कोई लैंडलाइन वहाँ डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपका कोई भी मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक व्यक्तिगत मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद फैक्स, अगर फैक्स नंबर है फैक्स नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल दीजिए abc2313@gmail.com। ये मैंने हाइपोथेटिकल ऐसे ही मेल आई डाल दिया। कंपनी की मेल आईडी तो वो कंपनी की मेल आईडी डाल सकते हैं। वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट डाल दीजिए, www. जो भी आपका है वो .com। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और उसके अलावा नीचे है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगस्त 2025 में अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करा है तो आपका ईयर यहाँ पे पड़ता है 25-26। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से चालू होता है, ठीक है। यहीं अगर आप यूएस में चले जाएंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर उनका 1 जनवरी से चालू होता है। और भी कंट्री का यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन इंडिया में हम यहाँ पे ये फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर अगस्त 2025 में अगर किसी पर्सन ने बिजनेस चालू करा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा 25-26। तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, मतलब 1 अप्रैल 2025 ये हमारा फाइनेंशियल बिगिनिंग हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे 26-27 में चल रहे हैं तो मैं फिलहाल इसको 1 अप्रैल 2026 कर देता हूँ। अब 1 अप्रैल 2026 यहाँ पे फाइनेंशियल बिगिनिंग के लिए लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिजनेस जो है 1 अप्रैल से चालू कर दिया है। यहाँ पे ये जो अपडेट आई है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि अब आपने बिजनेस कौन सी डेट में चालू करा है 26-27 के फाइनेंशियल ईयर में, आप वो डेट लिखिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल से ही चालू कर रखा है तो मैं इसको 1 अप्रैल 2026 ही रखूंगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल से चालू ना करके 2 तारीख से चालू करा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2/4/2026 और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए 2/4/2000 से मतलब मैंने एक दिन बाद अपना बिजनेस जो है चालू करा था। और अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल मोड में आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे इसके अलावा 1, 2 और 31 यहाँ पे जो भी एंट्री होती है एजुकेशनल मोड में वह सिर्फ आप 3 डेट में एंट्री कर सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं 3 तारीख डालूँ, मान लो मैंने 3 अप्रैल 2026 से अगर मैंने बुक अपनी बिगिनिंग करी है तो ये इसको देखो ले नहीं रहे, यहाँ नहीं ले रहा।
लेकिन अगर मैं इसी को एक्टिवेट कर दूंगा तो ये कोई सी भी डेट, मान लीजिए 13, 14, 15 कुछ भी डेट है, आप उस डेट से यहाँ पे अपना बिजनेस जो है चालू कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे, जैसे मैं आपको 31 तारीख डाल के दिखाता हूँ, 31 अप्रैल में तो आता नहीं है, मई में आता है, तो मान लीजिए 31 मई 2026 को मैंने करा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डॉट आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैली अपने आप ठीक कर लेगा इसे। ये देखिए टैली यहाँ पे ठीक हो गया, और ये 31 मार्च 2026 से यहाँ पे जो है ये हमारा बुक बिगिनिंग की डेट एक्सेप्ट इसने कर ली है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 31 तारीख से करी, तो अब जो भी मैं बुक यहाँ पे लिखूंगा वो 31 तारीख से ही चालू होगी। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 ही कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ एक्सेप्ट। उसके बाद आता है बेस करेंसी। हमारे इंडिया में करेंसी का जो सिंबल है वो रुपी है, और रुपी का सिंबल आपको यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ भी है, कोई और कंट्री है तो वहाँ पे कहीं यूरो चलता है, कहीं डॉलर चलता है, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से अपना डॉलर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे इंडियन करेंसी में ही करना है, तो मैं यहाँ पे रुपए, ठीक है, और करेंसी का हमारा फॉर्मल नेम होता है INR, तो उसको INR में ही हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो मैं INR पे इसको ओके कर देता हूँ, उसको करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये मेरे से पूछता है क्या आपको वाकई में इसको सेव करना है, तो जी हाँ मुझे बिल्कुल यहाँ पे इसको सेव करना है। मेरी कंपनी बन चुकी है, कंपनी का नाम है अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, तो ओके कर दीजिए। और ये देखिए आपकी कंपनी इस समय क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। अब कंपनी आपकी बन चुकी है, अब आपने अपने जो है फीचर्स यहाँ पे आपको इनेबल कर देने हैं। जैसे मान लीजिए शो मोर फीचर्स में मैं इसको ओके कर देता हूँ, शो मोर फीचर में मैं इसको ओके कर देता हूँ, यस कर दिया, और सारे के सारे फीचर्स मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सारे फीचर इनेबल कर दिए हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ पे एक एक चीज़ को अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, हम उसी पे फोकस करेंगे। डिटेल में मैं आपको इसमें डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो अब आप इसको देखिए, इसको नो करा, इसको भी नो कर देते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अकाउंटिंग इनेबल हमें मेंटेन करने अकाउंट। जी हाँ, अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, बिल वाइज मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हो गया इनेबल बिल ऑफ एंट्री, इसको यस कर देना है। स्टॉक आपको मेंटेन करना है या नहीं करना, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे स्टॉक मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ कि स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, इसको करते हैं इनेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन में GST। अब तो सभी पे एप्लीकेबल है, तो GST इनेबल करना ही होगा, तो GST को इनेबल कर देते हैं। GST यहाँ पे जैसे ही हम GST पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे स्टेटस एक्टिव है GST का, इनएक्टिव होगा तो काम ही नहीं करेगा ना, फिर आगे एक्टिव रहना चाहिए, तभी तो आप GST के बिल काट पाएंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश है, रेगुलर है, हाँ जी रेगुलर है। अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेगुलर रख रहा हूँ। और SSC इन अदर टेरिटरी नो, GST नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, कोई भी GST नंबर उनका है। अब ये मांग ही रहा तो भैया यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। चलो ले लिया, नहीं लिया, चलो मैंने GST नंबर नहीं डाला, ये आगे बढ़ गया है। और GST का यूज़र नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड ही डाल देता हूँ। GST का यूज़र नेम मैंने ये डाल दिया। मोड ऑफ फाइलिंग DSC से करना है या EVC से करना है। DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर होगा, EVC हो गया आपका जैसे ईमेल पे ईमेल ID आ गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो उस पर OTP वगैरह आ गया, तो उससे आप किससे करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और चाहो तो आप कर सकते हो DSC का, तो EVC का, तो मैं EVC कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है। E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी रखनी है। E-इनवॉइसिंग की यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे E-इनवॉइस आप पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हमारे केस में मैं चाहो तो रख सकते हो, चाहे तो मत रखो, तो मैं इसको नो रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ई-वे बिल एप्लीकेबल है, जी हाँ ई-वे बिल रख देता हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 डाल दिया है मैंने। और एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट होता है और एक होता है इंट्रा स्टेट। आई होप आपको ये सब पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटर स्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। ठीक है, हरियाणा ने दिल्ली से परचेज करा या सेल करा, तो दिल्ली ने कोलकाता से, मतलब दिल्ली ने आपका वेस्ट बंगाल से खरीदा बेचा, जो भी है। अगर इंटर स्टेट मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा स्टेट होता है विद इन द स्टेट। ठीक है, तो एप्लीकेबल GST है इंट्रा स्टेट में, हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। मैं इसको यस कर दूँगा, जैसे यस करा इसको ओके कर देते हैं। अब सेट अल्टर्ड GST डिटेल, आप इसको यस कर दीजिए, क्योंकि अगर मान लो GST डिटेल में अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ा आगे तो आप उसको कम से कम कर पाएंगे। इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। अब HSN कोड आप यहाँ पे डालिए।
HSN कोड आपका जो भी कंपनी आपकी या सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, उसका जो भी HSN कोड पड़ता है आप उसे डाल सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक कोई भी डालता हूँ, मान लो कोई ट्रेडिंग करती है तो 90 18 90 19 मैं ये डाल देता हूँ, 90 18 90 19, ठीक है। तो एक मैंने GST कोड ये डाल दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मान लो यहाँ पे कुछ भी है तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक कुछ भी डाल दिया, ठीक। और अब यहाँ पे आता है GST रेट रिलेटेड। अगर आप रेट यहाँ पे डालना चाहें तो रेट डाल सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सारे के सारे प्रोडक्ट मतलब इस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपका HSN डाला है, इस कैटेगरी में अगर एक सिंगल रेट है आपका GST का तो आप वो डाल सकते हैं। मान लीजिए 12% है या 5% है, अभी 12% तो हट गया है, अब 5% है या 18% है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक। मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो ये टैक्सेबल है और ये 5% पे है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ कि हाँ ये 5% पे डालेगा। जैसे अगर आपने 100 रुपये की सेल करी है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन इसमें आ जाएगी कि 5% का GST इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट नहीं होगा। बेटर यही होगा तो आप इसको डाल दीजिए 5% पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस HSN कोड में कि मल्टीपल रेट आते हैं, वैसे जनरली आते नहीं हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं ताकि आप बाद में वहाँ पे अपना GST का रेट डाल सकें। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50,000 ही है, तो इसको एज इट इज़ रहने देना है। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, हम इनवॉइस की वैल्यू पर ही लगाएंगे, वैल्यू ऑफ इनवॉइस पे लगाएंगे या तो फिर टैक्सेबल वैल्यू एग्जेम्प्टेड गुड्स या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हमें इनवॉइस वैल्यू पर ही लगाना है। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है हमें जो है इनवॉइस वैल्यू पर ही रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्रिएट HSN समरी फॉर। आपको सभी के लिए सभी सेक्शनों के लिए आपको समरी मतलब समरी देनी है या तो फिर मतलब सिर्फ B2B वालों के लिए समरी देनी है, तो आपको सब पे रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कभी कभी B2C वाले भी डिटेल मांग लेते हैं कि हाँ भाई HSN कोड क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो वो सब आप यहाँ पे डिटेल एक्टिवेट रखिए। समरी आपको मतलब समरी सामने वाली पार्टी को दिखती रहनी चाहिए, तो उसको ऑल सेक्शन में कर देते हैं। नेक्स्ट आता है HSN कोड के आप कितने डिजिट रखना चाहते हैं। HSN कोड के आप मिनिमम 6 डिजिट तो रखिए, उसके अलावा 8 डिजिट भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल 8 डिजिट यहाँ पे रख रहा हूँ। मिनिमम 6 तो रखिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर 4 डिजिट रखते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न में कभी कभी दिक्कत आ सकती है, ठीक। शो GST एडवांस एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन। GST एडवांस जो आपको मिलता है उस पर ट्रांजैक्शन पे आपको दिखाना है, क्योंकि एडवांस पे भी GST कटता है। तो मैं इसको नो रख रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट GST स्टेटस ऑफ वाउचर आफ्टर मास्टर अल्टरेशन। अगर आपने किसी का हेड ही चेंज कर दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर उसका GST स्टेटस चेंज होता है तो दिक्कत आ जाती है। मतलब कि आप छोटा सा एक एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मैंने एक बड़ा सा हेड बना रखा है। हेड मतलब कि एक जनरल हेड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अभी फ़िलहाल इसको रखा था कि मान लो जैसे ये 12% पे है, तो इस हेड में जितने होंगे सारे के सारे 12% पे होंगे। तो यहाँ पे A प्रोडक्ट है, B प्रोडक्ट है, C प्रोडक्ट है। मैंने A प्रोडक्ट 12 पे रखा, B भी 12 पे रखा, C मुझे बाद में बचला यार ये तो 18 पे था। तो अगर मुझे बाद में बचला कि भाई उसका तो 18 स्टेटस है, तो वो जो है मास्टर में मेरे को अल्टरेशन करना पड़ेगा। जो मैंने उसे 12 रखा था तो मैं उसे मतलब उसको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे 5% रखा है, तो उस मास्टर्स में मेरे को वहाँ पे जाके 5% ना करके उसको हटाना पड़ेगा ताकि मैं उसको 18 कर पाऊँ। तो ऐसे कि आपको अल्टरेशन करनी है या नहीं करनी, तो फिलहाल के लिए नो रखो। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है सेट दिस टू नो टू अपडेट फ्रॉम GST रिपोर्ट। अगर आपको GST रिपोर्ट से अपडेट चाहिए तो मैं इसको नो ही रखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल फॉर डाउनलोडिंग GST रिटर्न, इसको भी नो ही रखते हैं और एंटर करते हैं। बस आपकी जो है यहाँ पे कंपनी देखिए क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप एंट्रीज करने के लिए तैयार हैं, तो बेटर है स्टेप करके बढ़े, ठीक है। अभी सिंपल सा मैंने एक कंपनी क्रिएट करना सीखा है, जो जरूरी था, मैंडेटरी था, या मेरे को लगता है कि ये आगे जाके काम आएगा, तो अभी फिलहाल मैंने उसको एप्लीकेबल रखा है, बाकी को सबको एप्लीकेबल नहीं रखा, और इससे ही मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करनी है, क्या क्या ऑप्शंस आपको ज़रूरी है और इनेबल रखने, क्या क्या नहीं रखने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।